Yes, today we are going to start from this. Now, aggregate supply. Now, today things will be easy to understand because as we say, stage is set. Most of the terms they have been defined, they have been given, their detail has been given. Now it's going to be easy to understand the rest of the topics. Now, aggregate word means, already you know, that means total, sum total of. Okay? Supply. Whose supply? Supply means supply of all the goods and services. When we say कि aggregate demand में people make demand of all the goods and services, so then it question naturally arises कि someone should be there to make supply of those goods. अगर हम लोग डिमांड कर रहे हैं तो कोई उस डिमांड को पूरा करने के लिए चीज़ें बनाने वाले भी तो लोग होने चाहिए. तो दैट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ सम टोटल ऑफ सप्लाई ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन द इकोनॉमी इन 1 ईयर. ठीक है, टोटल सप्लाई, और सिंपल वर्ड्स में टोटल सप्लाई किसकी? टोटल सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव हियर दैट इज एग्रीगेट. सब चीज़ों की, मतलब एक साल में पूरे कंट्री में जितनी भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बनी हैं, तो ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर देयर इन द मार्केट, दे आर मेंट फॉर सेल, दे आर देयर फॉर द कंज्यूमर्स, तो लोग उनको बना के सप्लाई कर रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, और वी कैन से एग्रीगेट सप्लाई मीन्स टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. टोटल कहना है, टोटल का मतलब सब चीज़ों की, ये नहीं जैसे मैंने पहले बोला था, when last class में we have done the concept of theory of supply, तो वहाँ पर क्या था? supply of one commodity only. Here we are not talking about one commodity, here we are talking about all commodities, all goods and services. तो in 1 year whatever total flow of production takes place, that is known as aggregate supply. ठीक है, अगर तो now if we take this production in physical form, फिजिकल फॉर्म का मतलब जैसे एक साल में कितने फर्नीचर की चीज़ें बनी हैं, कितने फ्रिज बने हैं, कितनी कारें बनी हैं, कितने स्कूटर बने, कितने टीवी, ऐसे ऐसे फिजिकल फॉर्म में ले तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन बिकॉज ऑल थिंग्स दे हैव डिफरेंट नेचर. है ना, टीवी है, बेड है, टेबल है, बॉटल है, पेंसिल है, अब इतनी सारी चीज़ें हैं, सबकी नेचर अलग अलग है. तो फिजिकल फॉर्म में इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज द रिकॉर्ड या मैनेज ऑल द थिंग्स. तो देन व्हाट इज़ डन, ये जो फिजिकल फॉर्म में जो भी प्रोडक्शन बनी है उसकी मनी वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया जाता है. जीडीपी बोलते हैं ना हम लोग, जीडीपी मतलब एक साल में कितनी प्रोडक्शन हुई. तो ऐसे मनी टर्म्स में टोटल जितनी भी चीज़ें बनी है उनको उनके पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें. एक पेंसिल की प्राइस 5 रुपीज़ है, ऐसे 10 पेंसिल्स बनाई गई हैं, तो टोटल कितनी प्रोडक्शन होगी? 10 इंटू 5, 50 रुपीज़ की एग्रीगेट सप्लाई होगी. है ना, मनी टर्म्स में चेंज करिए. तो हियर अब इस कॉन्सेप्ट में वट एवर वी आर रीडिंग दैट इज इन मनी टर्म्स, तो इसी को हम एग्रीगेट सप्लाई को ही वी कैन ऑल्सो से कि टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट या टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन मनी टर्म्स में. फिर इतने 1000 करोड़ रुपीज़ के बराबर प्रोडक्शन हुई है, इतने 1000 लाख करोड़ रुपीज़ के इक्वल प्रोडक्शन हुई है, मनी में उसको कह देना. अगर चीज़ों की फॉर्म में कहेंगे तो चीज़ें क्योंकि डिफरेंट होती हैं, हर एक चीज़ अलग अलग तरह की होती है, हम चीज़ों का तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, कितना कौन गिनती रखेगा, इतनी चीज़ें बनती है. तो उससे बेटर होता है कि जब हम ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो ऑल फिजिकल थिंग्स देयर वैल्यू इज़ फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू मनी टर्म्स. ठीक है, तो टोटल वैल्यू हो गई, या इसी को कह देते हैं टोटल प्रोडक्शन या टोटल आउटपुट या टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, वन एंड द सेम थिंग. नाउ वी हैव ऑलरेडी रेड इन अवर प्रीवियस चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. कौन सा किया था हमने? नेशनल इनकम अकाउंटिंग. नाउ इन दैट चैप्टर, that unit we have read about this circular flow. उसमें क्या था? जनरेशन ऑफ दिस फर्स्ट फ्लो, फर्स्ट फेज इज प्रोडक्शन, सेकेंड फेज होती है जनरेशन ऑफ इनकम, थर्ड होता है दिस डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो यहाँ जो प्रोडक्शन है उसमें हमने पढ़ा था कि जो भी प्रोडक्शन की जाती है, टोटल वैल्यू दैट गेट्स डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम्स. अगर 100 रुपीज़ की चीज़ें बनी है कंट्री में, तो वो 100 रुपीज़ किसके पास जाएगा? 100 रुपी विल गेट ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम. उसको बनाने वाले जितने फैक्टर्स ने काम किया है, वो 100 रुपीज़ उन चारों फैक्टर्स में डिवाइड हो जाएंगे. अब वो चारों फैक्टर्स की कौन कौन सी होती हैं फैक्टर इनकम्स? आई होप यू रिमेंबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजर. तो उनकी 4 फैक्टर इनकम्स कौन सी होती हैं? रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. मतलब जितनी प्रोडक्शन बनी है, फिजिकल फॉर्म में बनी है, पहले उसको मनी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर मनी फॉर्म में कन्वर्ट करके उस चीज़ को, उन सभी चीज़ों को बनाने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, वट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन मेड बाय ऑल दोज फैक्टर्स इन द प्रोडक्शन,
तो whole of that value of output will get divided among all these factors which are called these factor incomes. तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई मीन्स इट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, या इसी को कह दें वैल्यू ऑफ आउटपुट, और इसी को कह दें टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट या टोटल प्रोडक्शन, कैसे भी बोल दें हार्डली मैटर्स। और इसी चीज़ को हम कह सकते हैं सम टोटल ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। Now sum total of these factor incomes, that is nothing else but the national income. अगर लास्ट वाली टर्म आपको याद हो, नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या थी, सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स जनरेटेड इन द इकोनॉमी, उसके बाद प्लस बाद में कर देते हैं प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो बात की बात है। बट हेयर मेनली हम ले सकते हैं कि सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स इन द जनरेटेड इन द इकोनॉमी, दैट इज नोन एज नेशनल इनकम एंड इट इज डिनोटेड बाय द टर्म वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, जहाँ भी वाई लिखा होगा दैट मीन्स नेशनल इनकम। ठीक है जी। सो अब जो एग्रीगेट सप्लाई है, फर्दर इसके टू पार्ट्स हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड हैज़ 4 कंपोनेंट्स, सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई हैज़ ओनली 2 कंपोनेंट्स, एंड व्हाट आर दोज, वन इज कंजम्पशन, वन इज सेविंग। ठीक है, ये याद रखना है, वन पार्ट इज कंजम्पशन, वन पार्ट इज सेविंग। ये मैंने पूरा नहीं लिखा, आपने पूरा ही लिखना है। कंजम्पशन मीन्स सी, और ऐसे इसको लिख सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई और इनकम, नेशनल इनकम, दैट इज इक्वल टू सी प्लस एस। सी का मतलब ये वाली कंजम्पशन प्लस ये वाली सेविंग। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक, अच्छा, अब है कहने का मतलब है कि जो भी लोगों के पास, हम सब लोगों के सभी को मिला के कंट्री बनता है, तो वट एवर इनकम वी पीपल हैव, उसके 2 काम होते हैं, या तो हम कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। कुछ हिस्सा खर्च कर लेते हैं, कुछ हिस्सा बचा लेते हैं। तो हमारी टोटल इनकम क्या होगी, दोनों का एडिशन। मेरी इनकम 100 रुपये है, उसमें से मैंने 60 रुपीज़ खर्च कर लिए, 40 बचा लिए, तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं 60 + 40 = 100, या सीधा ही 100 कह दें, वन एंड द सेम थिंग। सो नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। ठीक है, अच्छा, अब नाउ अगेन एज यूजुअल जैसे पहले किया था, नाउ फर्स्टली वी हैव टू मेक स्टडी ऑफ दीज कंपोनेंट्स। बुक में क्या किया हुआ है, डायरेक्टली टेबल और डायग्राम इज गिवन, we don't have to follow that way. Firstly we have to make study of these parts, then we will come to this main term, its table and diagram. ठीक है जी। अच्छा, now you will be very happy to know ये जो consumption वाला part है, this is totally same as we have done in case of aggregate demand. ठीक है, so no need of repetition, टाइम बच गया हमारा, सेम ही है। जो पहले कंजम्पशन तो कंजम्पशन ही रहनी है, चाहे हम उसको डिमांड वाली साइड से कह दें या सप्लाई की साइड से कह दें, फ्रॉम एनी साइड वी कैन एक्सप्लेन इट। सो दिस कंजम्पशन पार्ट एंटायर कॉन्सेप्ट इज सेम, जो पहले कर चुके हैं। ठीक है, सो नाउ आई एम फोकसिंग मेनली ऑन दिस पार्ट, सेविंग फंक्शन। ठीक है, तो नाउ यू प्लीज टर्न 2 or 3 पेजेस ऑफ योर बुक, देन यू विल गेट ए टॉपिक सेविंग फंक्शन। प्लीज टेक आउट दैट पेज, क्योंकि बुक में तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दिया हुआ ना, पहले कंजम्पशन का दिया है, फिर सेविंग का दिया हुआ है। सो प्लीज टेक आउट दिस पेज, सेविंग फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू सेव। नाउ सेविंग क्या होता है, सेविंग मीन्स दैट पार्ट ऑफ अवर इनकम विच वी डू नॉट स्पेंड। एक ऐसे बोल सकते हैं, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ अवर इनकम विच वी सेव, ऐसे भी कह सकते हैं। और वी कैन से सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ अवर इनकम विच वी डू नॉट स्पेंड, विच वी डू नॉट कंज्यूम, जो पैसे नहीं खर्चते वो हमारी सेविंग है। तो दैट मीन्स कि जो सेविंग है मेनली डिपेंड किसके ऊपर करती है, ऑन विच थिंग डज इट डिपेंड, इट डिपेंड्स मेनली अपॉन अवर इनकम। इनकम होगी तो ही सेविंग होगी। दोज पीपल हु आर नॉट हैविंग एनी इनकम, वो कहाँ से सेव कर लेंगे, वो तो कर ही नहीं सकते। तो सेविंग इज ए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। फंक्शन वर्ड का मतलब होता है कि सेविंग डिपेंड्स अपॉन इनकम। जैसे पहले किया था ना, सी इज ए फंक्शन ऑफ वाई, कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ वाई, मतलब हमारी कंजम्पशन भी इनकम के ऊपर ही डिपेंड करती है। कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम, इन द सेम मैनर सेविंग ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन अवर इनकम। सो वो डिपेंड्स अपॉन वर्ड की जगह टेक्निकली वी कैन राइट इन दिस मैनर ऑल्सो, सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, दैट मीन्स सेविंग डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन अवर इनकम। Higher the income, more will be the saving. Lesser the income, less will be the saving. Zero income, zero saving. सीधी सी बात है, नहीं है तो कुछ भी नहीं सेव कर सकते। ठीक है, नाउ लेट अस सी what does it tell further if we want to understand with the help of schedule. So you all are requested to please note down this very schedule. Please note down quickly. Saving schedule, now it is quite clear to all of you. Saving schedule का ही other name is propensity to save. Okay, मतलब that table which shows us the relation between income and saving. Now firstly you make
these 3 columns. Income column, all values are in rupees crore, वो अपनी ओर से लिख लेना. इनकम है 0, सेम वैल्यूज आई एम यूजिंग बेटे, तभी मैंने बोला था कि एक सिंपल टेबल रखते हैं, उसी को हमने आगे आगे यूज करे जाना है. 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Income values are 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Then consumption column, वही पहले वाला ही जो पहले किया था, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200. ठीक है. अब आपको अगर आप ध्यान से याद देखो ना, तो आपको यू नीड टू लर्न ओनली 2 कॉलम्स. 2 कॉलम आप याद करोगे, आपका पूरा चैप्टर कवर होगा. अब आपने ये 2 कॉलम याद कर लिए. नाउ वी कैन कैलकुलेट सेविंग. सेविंग इज इक्वल टू फॉर्मूला इज इनकम माइनस कंजम्पशन. ठीक है, हमारी कितनी इनकम है उसमें से हाउ मच वी हैव स्पेंट, दैट वी कैन रिड्यूस. y माइनस सी. तो वेरी इजी, यहाँ से आप देखो y की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस 50, दैट इज माइनस 50. देन 50 माइनस 75 माइनस 25, फिर 100 माइनस 100 0, फिर 150 माइनस 20 125 25 एंड सो ऑन. मीन्स यू नीड टू लर्न दीज 2 कॉलम्स. थर्ड वन तो आप इजीली उसकी हेल्प से अपने आप ही निकाल सकते हैं. ठीक है. अच्छा, नाउ व्हाट डू वी सी इफ यू ऑब्जर्व दिस सेविंग कॉलम. इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देयर आर 3 एक्सपोजिशंस. एक्सपोजिशन कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज एक तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं. 3 फीचर्स वी आर ऑब्जर्विंग सेविंग के. आप ध्यान से देखो पहले, ये देखो यहाँ पर क्या है, सेविंग इज इन नेगेटिव फॉर्म, है ना, माइनस में है, दैट मीन्स सेविंग कैन बी नेगेटिव. फिर ये 0 भी हो सकती है, 0 आ गया ना, इक्वल टू 0, तो सेविंग कैन बी 0 ऑल्सो. अब 0 के बाद नाउ इट इज पॉजिटिव. ये सारी ऑल दीज वैल्यूज आर पॉजिटिव. अगर हम सिंबॉलिकली देखें तो व्हेन देन वी कैन से कि भाई जो सेविंग है इकोनॉमी के अंदर सब लोगों की, पूरी इकोनॉमी की, दैट कैन बी इन नेगेटिव, दैट कैन बी 0, दैट कैन बी पॉजिटिव. तीनों सिचुएशंस आर पॉसिबल. नाउ अब क्या होता है, अब इसको देखिए ज़रा. जब हमारी इनकम कम है, इधर देखिए ज़रा, व्हेन अवर इनकम इज लेस एंड एज कंपेयर टू दैट अवर कंजम्पशन इज मोर, तो उस समय क्या होता है, अगर आप पिछला डायग्राम याद करो तो उस समय क्या होता है, ऑटोनमस कंजम्पशन होती है. वी आर मेकिंग यूज ऑफ अवर प्रीवियस सेविंग्स. पिछले सेव किए हुए पैसे कोई खर्चना शुरू कर देते हैं फॉर अवर सर्वाइवल. तो उसका मतलब क्या है, उस समय हमारी बिल्कुल सेविंग नहीं हो रही, रादर हम प्रीवियसली सेव किए हुए मनी को भी खर्च कर रहे होते हैं. तो दैट मीन्स अवर नेगेटिव सेविंग्स आर देयर. आप या मैं, हमारी इनकम जितनी भी है, अगर किसी पॉइंट पे 0 इनकम है या हमारी इनकम कम है और खर्चे हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पुराने सेव किए बैंक में से निकाल के उसको यूज़ करते हैं. और सेविंग हमने करी नहीं, रादर पुरानी सेविंग को भी हमने यूज़ करना स्टार्ट कर लिया. तो इसका मतलब क्या हो गया, इन अदर वर्ड्स हमारी सेविंग्स आर गोइंग इनटू नेगेटिव. नुकसान हो रहा है, हमारी सेविंग खर्च होती जा रही है. ठीक है, तो ये नेगेटिव सिचुएशन होती है. दैट मीन्स इनकम कम है, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं. ऑन दी अदर साइड, जब इनकम इंक्रीज होती है और कंजम्पशन ऑल्सो at any point in our life, if both things become equal, जितनी इनकम है उतने ही हमारे सारा खर्च हो रहा है, उसमें पूरा हो रहा है, तो फिर हम बैंक से पैसे नहीं निकालते. ठीक है ना, भी है, ठीक है, हमारी इनकम है, खर्च भी उतनी है, तो एट दैट पॉइंट वी डोंट मेक यूज ऑफ अवर प्रीवियस सेविंग, देन वी स्पेंड होल ऑफ अवर इनकम. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वी वोंट बी हैविंग एनी सेविंग. मेरे पास 100 रुपीज़ की मुझे हर महीने इनकम होती है और 100 के 100 रुपये मैं खर्च कर लेती हूँ, तो मेरी सेविंग 0 है. बट ये भी एक थोड़ी सी पॉजिटिव बात है कि चलो एटलीस्ट आई एम नॉट मेकिंग यूज़ ऑफ माई प्रीवियसली सेव्ड मनी. इतना तो बेनिफिट हो ही रहा है ना, पिछला पैसा तो नहीं खर्च कर रहे. तो जितनी इनकम है उतने ही खर्चे हैं, तो उस केस में क्या होगा, सेविंग का फीचर इट विल बी 0. सो व्हेन सेविंग इज 0, दैट पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट. Now you will be surprising कि in consumption function also we have discussed this point. So for our knowledge, for your knowledge, break even point कई सारे होते हैं. ये it is not confined to any one topic only. कई तरह के topics में you will study in your next classes also. Break even point takes place in many concepts. बस उसमें करना क्या है हमने, here we will see break even point तब होता है जब हमारी saving is equal to 0. और इन अदर वर्ड्स, अब आप ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग एल्स बट द अदर वे ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम थिंग. पहले में हमने क्या किया था, व्हेन अवर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम. याद करिए जरा पहले वाला टेबल और डायग्राम, जहाँ सी और वाई आर इक्वल, तो वहाँ हमने कहा ब्रेक इवन पॉइंट. तो चाहे हम उस टर्म्स में कह दें कि ये सी इज इक्वल टू इनकम, तो भी ब्रेक इवन पॉइंट है, या इन अदर वर्ड्स इफ वी से कि व्हेन सेविंग इज 0, तो भी ब्रेक इवन पॉइंट है. बात एक ही है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पिछले डायग्राम में कंजम्पशन फंक्शन में यू कैन प्लीज चेक,
जहाँ पर C function and Y line, Y function, they are intersecting each other, they are cutting each other, they are equal to each other, वहाँ पर हमने लिखा था break even point, मतलब where C is equal to Y. तो in other words, when C is equal to Y, consumption is equal to our income, तो at that time what happens to our savings? They are equal to zero. तो इसी बात को ही हमने वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग न्यू, उसी बात को दूसरे तरीके से बता दिया कि व्हेन सेविंग इज जीरो तो वहां पर भी होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है. उसके बाद व्हेन इनकम इज इंक्रीजिंग अवर सेविंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. बट अगेन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इनकम हमारी ज़्यादा बढ़ रही है और सेविंग उसके कंपैरेटिवली कम बढ़ रही है. ऑब्वियसली ये कम होगी क्योंकि नॉर्मली इन ऑल द कंट्रीज विद ऑल द पीपल नॉर्मली हमारी कंजम्पशन हमेशा ही ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अवर सेविंग. आपकी जितनी इनकम हो हमेशा कंपैरेटिवली खर्च हमारा ज़्यादा होता है, सेविंग हमारी कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है. बट एनी हाउ इट इज़ टेकिंग प्लेस. नाउ इफ़ वी सी द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, प्लीज़ ड्रॉ दिस डायग्राम. दीज आर द एक्सिस. यहाँ पर आपने थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, ये जीरो के नीचे भी एक्सिस लेके आना है. मैथ्स में करते हैं ना 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो बिल्कुल इसके नीचे क्या होता है माइनस वाई एक्सिस, ठीक है. थोड़ी सी लाइन ये ओरिजिन से नीचे वाला क्वाड्रेंट भी शो करना है, नेगेटिव वाई एक्सिस वाला, ठीक है. और ऑन एक्स एक्सिस वी विल राइट इनकम एंड ऑन वाई एक्सिस whether on positive part or here in negative side savings, means on y axis we are showing savings, ठीक है. अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है. नाउ हियर फ्रॉम दिस नेगेटिव y axis टेक एनी पॉइंट, बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ पॉइंट्स, वी आर नॉट प्लॉटिंग द पॉइंट्स, तो कहीं पे भी पॉइंट दिखा सकते हैं. एनी वेयर आप कहाँ पर भी आप पॉइंट लगा के नाउ ड्रॉ ए लाइन गोइंग अपवर्ड. ये सेविंग फंक्शन का ही इसी का ही डायग्रामेटिक फॉर्म है अगर ध्यान से देखें तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू प्लॉट दीज वैल्यूज, उतना टाइम नहीं होता है पेपर में कि हम इतना टाइम लगाएं. सीधा से ही अगर हम इस बात को आप चेक करना हो तो आप घर पे बाद में चेक भी कर सकते हो. इफ वी प्लॉट दीज वैल्यूज वी विल गेट ए लाइन ऑफ सेविंग कर्व. है ये लाइन है बट बोलने में कर्व बोल देते हैं. तो ये सेविंग कर्व हमें मिल जाती है, स्ट्रेट लाइन सेविंग कर्व या सेविंग फंक्शन, ठीक है. अब ये जो पार्ट है विच इज़ ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज नथिंग एल्स बट ये देखो हमारी सेविंग कितनी है -50. तो ये वाला जो पॉइंट है इट इज शोइंग -50. फिर इसके ऊपर कहीं पर भी पॉइंट होगा -25, फिर उसके ऊपर पॉइंट आ गया ये 0, ठीक है. तो ये पार्ट और कुछ भी नहीं है, ये डिस सेविंग्स का पार्ट है. जो हमारी कंजम्पशन फंक्शन के केस में द थिंग विच इज नोन एज ऑटोनमस कंजम्पशन, कि जीरो लेवल के ऊपर जो खर्च किया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑटोनमस कंजम्पशन. तो नाउ द सेम थिंग इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन अदर मैनर कि जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर हमारी सेविंग क्या होती है, कोई सेविंग नहीं होती, रादर देयर इज डिस सेविंग. तो हियर ये ब्रैकेट करके यू विल राइट हियर डिस सेविंग्स. ये हमारी नेगेटिव सेविंग्स हैं, मतलब जीरो इनकम के ऊपर जब हम खर्च कर रहे थे तो हम अपनी पुरानी सेविंग को निकाल के खर्च कर रहे थे, ये मीनिंग है, ठीक है. सो बट ये दिस सिचुएशन ऑल्सो डज नॉट रिमेन फॉर एवर. फिर हमारी थोड़ी थोड़ी ये पहले डिस सेविंग रहती है अप टू दिस पॉइंट, ये जितना भी पार्ट है. हियर वी विल राइट नेगेटिव सेविंग्स, ठीक है. फिर हमारी इनकम जब ये जीरो है, ये वाली इनकम जीरो है, तो यहाँ पर क्या है, इनकम एंड कंजम्पशन जब हमारा इक्वल हो जाता है ना, जैसे ये डायग्राम में इनकम एंड कंजम्पशन बोथ आर इक्वल, तो ये सेविंग जीरो है. दिस पॉइंट इज शोइंग सेविंग इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज यहाँ पर ये जीरो वैल्यू को शो कर रहा है एक्स एक्सिस. तो यहाँ पर अभी हमारी कोई सेविंग नहीं है, इसके पहले नेगेटिव थी, यहाँ तक भी आते आते नो सेविंग इज देयर, दैट इज एस इज इक्वल टू जीरो एट दिस लेवल ऑफ इनकम, ये जो पॉइंट है. और इसी को हम दूसरा भी लिख सकते हैं और ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है. ये पॉइंट का नाम लिखना आई फॉरगॉट, आप थोड़ा सा नीचे करके यू कैन राइट, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं वाई, ठीक है. एट वाई लेवल ऑफ इनकम अवर सेविंग इज इक्वल टू जीरो और द सेम इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है. अब उसके बाद नाउ ये लेवल के जीरो लेवल ऑफ इनकम के बाद जब हमारी इनकम बढ़नी स्टार्ट होती है, जीरो के बाद ये 1 2 3 4 इंक्रीज करता है, देन अवर सेविंग बिकम्स पॉजिटिव. मतलब जब हमें कुछ इनकम होनी स्टार्ट हो जाती है, हमारी कंजम्पशन कंपैरेटिवली कम हो रहती है, तो ये जो वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव सेविंग्स वाला, दिस पार्ट इज शोइंग बाय दिस सेगमेंट ऑफ दिस लाइन, ये पॉजिटिव सेविंग. कहीं पर भी यू कैन राइट पॉजिटिव सेविंग, ठीक है. सो ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज आर देयर. सेविंग्स कैन बी नेगेटिव, when they will be negative when our consumption is more than our income. फिर saving can be zero, when it can be zero, when our consumption is equal to income. And savings can be positive when our
कंजम्पशन इज लेस देन अवर इनकम. ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट में, उसके रिगार्ड में, उसके कंपैरेटिवली वी कैन एक्सप्लेन. अच्छा, नाउ अब ये दिस वाज ऑल अबाउट अवर दिस सेविंग शेड्यूल or propensity to save. Already you know propensity to save means that table. So table means schedule. That table or schedule which shows us the relation between income and saving. Okay. Now, जैसे previously we have done, propensity to consume is of two types. In the same manner, propensity to save is also of two types. अब थोड़ा सा easy होगा, same तरह से हमारा काम चलना है. One is called average propensity to save, other is marginal propensity to save. Now please write the formula. But only difference is here. Now we will write here APS, short form. APS means average propensity to save. पहले क्या था APC. ठीक है, अब now we will not write APC. Now we are, since we are talking about this concept, so here we should write APS, average propensity to save, is equal to S over Y, and MPS, marginal propensity to save, is equal to delta S over delta Y. Change in delta मतलब change in saving divided by change in income, and here S means saving, Y means income, saving over income. So first term क्या होगी? Let us start with this one. APS means the ratio of saving to income level at given मतलब any level of income. So ratio of saving to given level of income is known as APS. ठीक है. अच्छा, now let us see if we want to see it in the form of diagram. ये देखिए. Now here, if we want to check this value of APS on a diagram, then ये same diagram draw कर लिया saving function का. ठीक है, saving लिख दिया इधर, जो भी पहले draw किया same line. अब हमने वो नहीं लिखना saving 0 equal, उसको छोड़ के simple line of saving curve has been drawn. ठीक है. Now saving की जो APS की value है, now that is to be seen on any part of this positive part. यहाँ पर कहीं भी आप check कर सकते हो. चेक करने का मतलब ये है कि क्योंकि जब इनकम होगी तभी कुछ सेविंग कर रहे हैं ना, तो इस सेविंग फंक्शन में कहीं पर भी एनीवेयर यू कैन टेक एनी पॉइंट. आई हैव टेकन हियर, लेट अस नेम इट ए पॉइंट. आप कुछ भी नाम रख लो, ए पॉइंट मैंने रख लिया नाम. नाउ वी वांट टू सी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपीएस एट दिस पॉइंट. तो क्या करेंगे, वी विल टेक ए लाइन फ्रॉम दिस ए पॉइंट कमिंग टूवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड कमिंग टूवर्ड्स वाई एक्सिस. मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचना है ऑन वाई एक्सिस, एक परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट लाइन ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पर सेविंग दिखा रहे हैं, तो सेविंग की वैल्यू क्या है? ओ बी. ओ बी इज द वैल्यू ऑफ, बिकॉज हियर वी आर शोइंग सेविंग, सो ओ बी इज द वैल्यू ऑफ सेविंग. एंड इनकम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? वी आर शोइंग ऑन एक्स एक्सिस इनकम लेवल. तो इनकम कितनी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस ए पॉइंट? इनकम का पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? ये ओ वाई. ठीक है, तो ये ओ वाई है हमारा इनकम, ओ बी है हमारी सेविंग. तो बस कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला लगाइए. एपीएस इज इक्वल टू एस ओवर वाई, दैट इज इक्वल टू एस की जगह एस की वैल्यू क्या है एज पर दिस डायग्राम? ओ बी. ये वाली वैल्यू है सेविंग की, ओ बी. सो वी हैव रिटन हियर ओ बी डिवाइडेड बाई वाई. वाई मतलब इनकम. इनकम की वैल्यू कितनी है एज पर दिस डायग्राम? ये ओ वाई, ये वाली. ठीक है, तो वी हैव रिटन हियर ओ वाई. बस दिस इज द कॉन्सेप्ट. मतलब ऑन एनी पॉइंट ऑफ दिस सेविंग फंक्शन वी कैन लोकेट, वी कैन कैलकुलेट, वी कैन शो द वैल्यू ऑफ एपीएस. ठीक है. अच्छा, अब है नाउ देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज जो बुक में लिखा हुआ है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आप उसके ऊपर लिख लो प्रॉपर्टीज. वो ऐसे भी समटाइम्स पेपर में वर्ड कम्स कि मेंशन 2 प्रॉपर्टीज या मेंशन 1 और 3 प्रॉपर्टीज, ऐसे भी आ सकता है. नाउ प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो एपीएस है that can never be equal to 1 or greater than 1. This is very interesting. APS can never be equal to 1. ठीक है, अब आप सोचो क्यों नहीं होगी 1 के बराबर? सोच के देखिए 1 कब होगी? जब हमारा ये एस एंड वाई दोनों बराबर हो. मतलब हमारी मान लो इनकम भी 10 रुपीज़ है और हमारी सेविंग भी 10 रुपीज़ है, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 1 हो गया, कैंसिल कर दें तो. ठीक है, पर आप सोच के देखो इन रियल लाइफ इज इट पॉसिबल? क्या हम अपनी सारी इनकम सेव कर लेते हैं? सारी इनकम सेव नहीं करते, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स लिविंग इन सोसाइटी. वी हैव डिफरेंट नीड्स, रादर इन द मॉडर्न टाइम लॉट ऑफ नीड्स आर देयर. पूरी नहीं होती हैं हमारी ज़रूरतें, तो हम सारी इस इनकम को सेव नहीं करते हैं, हम रादर उसमें से कुछ हिस्सा खर्च करते हैं पहले. ठीक है, तो दैट मीन्स कि ना तो कभी सेविंग और इनकम इक्वल हो सकते हैं, ना वो इक्वल होंगे, और ना ही ये एपीएस कभी भी 1 आएगी. 1 तो तभी सिचुएशन पॉसिबल है ना जब एस ओवर वाई
दोनों इक्वल हों, दोनों चीज़ें इक्वल हों, ओनली देन वन इज़ पॉसिबल. तो दैट पॉसिबिलिटी इज़ टोटली मिसिंग. वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम खर्च किए बिना रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी नीड्स हैं. वी आर सोशल एनिमल्स. साधु संत नहीं है कि हमारी ज़रूरतें नहीं है, हमने खर्च करना ही करना है. ठीक है. तो सिंस सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू अवर होल ऑफ इनकम, दैट इज़ वाई इट कैन नेवर बी इक्वल टू वन. एक तो ये सिचुएशन. दूसरी सिचुएशन है कि जो एपीएस है, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन वन. नाउ ग्रेटर देन वन कब क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारी जो सेविंग है वो किससे कम होगी, या एट द मोस्ट किसके इक्वल हो सकती है. अगर 1 मिनट के लिए मान भी लें कि हम सारी इनकम सेव कर लेते हैं, 1 मिनट के लिए सपोज करें सारी इनकम सेव करते हैं, तो भी दोनों चीज़ें बराबर होगी. सेविंग इज इक्वल टू इनकम. ठीक. ये तो नहीं हो सकता कि कमाते हैं हम लोग, हमारी इनकम है 100 रुपये और हमारी सेविंग हो गई जी 120 रुपये. इज इट पॉसिबल? पुराने नहीं, ये नहीं कहना मैंने दोस्त से उधार मांग लिया, पुराने पैसे निकाल लिए, वो कुछ नहीं. प्रेजेंट टाइम में सोचो, आप जाते हो, मेरी स्क्रीन के ऊपर नवजोत, तनवीर एंड जतिन वालू है. तीनों की जॉब लग गई, पैसे मिल रहे हैं इनको, दे आर गेटिंग 10,000 रुपीज़ सैलरी. और ये घर आके कहें कि मैं सेविंग, मम्मा मैंने सेविंग, मेरी इनकम तो है 10,000 रुपये पर मैंने सेविंग 15,000 रुपये कर ली. तो पहले तो मम्मी खुश होगी, बाद में सोचेगी ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता. इनकम से ज़्यादा हम सेव कर ही नहीं सकते, क्योंकि है ही नहीं हमारी इनकम. तो दैट मीन्स क्योंकि हमारी इनकम से ज़्यादा सेविंग हो ही नहीं सकती है, तो दैट मीन्स जब ज़्यादा नहीं होगी तो एस की वैल्यू कैसे ज़्यादा होगी? सेविंग वन से ज़्यादा, ये जो कोएफिशिएंट है इट विल बी मोर देन वन ओनली इफ अवर न्यूमरेटर वैल्यू इज मोर. 20 को 10 से डिवाइड करें तो 2 आएगा. 10 को हम 5 से डिवाइड करें तो हमारी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं आएगी, है ना, क्योंकि सेविंग हमारी कम ही रहती है. सो इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन वन, क्योंकि सेविंग कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं होती है. ठीक है. सो ना तो ये ग्रेटर देन वन हो सकती है, ना ही इक्वल टू वन हो सकती है. ठीक. उसके बाद एक और सिचुएशन दिया हुआ है, एपीएस कैन बी ज़ीरो. हाँ जी, ये हो सकता है. एपीएस ज़ीरो कब होगी? जैसे हमने ये पिछले डायग्राम में, लेट मी शो द डायग्राम, ये वाला एपीएस ज़ीरो हो सकती है. कहाँ पर? एट दिस पॉइंट. क्यों हो सकती है यहाँ पे? बिकॉज सेविंग की वैल्यू ज़ीरो है. ठीक है. तो फॉर्मूला क्या होता है एपीएस का? एस ओवर वाई. तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दे 0 ओवर वाई, तो 0 ओवर वाई कुछ भी हो, ज़ीरो अगर हमारा न्यूमरेटर है तो कोएफिशिएंट ज़ीरो ही आ जाता है. तो एपीएस कैन बी ज़ीरो व्हेन आवर सेविंग इज इक्वल टू ज़ीरो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ज़ीरो डिवाइडेड बाय कोई भी इनकम है तो आंसर ज़ीरो ही आएगा. ठीक है. सो एपीएस कैन बी इक्वल टू ज़ीरो. फिर उसके बाद है एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन वन. ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर ये ब्रेक इवन पॉइंट से पहले वाला जो ये नेगेटिव सेविंग जहाँ पर हो रही है, वहाँ पर हमारी, अगर हम यहाँ चेक करें, वैल्यू चेक करना एपीएस की, तो इन दिस पार्ट अवर एपीएस विल बी लेस देन वन और नेगेटिव. क्यों नेगेटिव? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सेविंग्स है. तो नेगेटिव एस डिवाइडेड बाय वाई, तो जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा ना, साइन तो नहीं चेंज हो जाएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. जहाँ पर हमारी ये सेविंग्स नेगेटिव हैं, इस पार्ट में कहीं पर भी हम अपनी वैल्यू चेक करें, जैसे मान लो ये यहाँ चेक करते हैं, मान लो ये है -25 डिवाइडेड बाय 50. फॉर्मूला है एस ओवर वाई है ना, तो एस की वैल्यू है -25 डिवाइडेड बाय 50. कितना आया? 0.5. 25 और 50 कट गए, 1/2 आ गया. 1/2 का मतलब 0.5, और साथ में क्या लगेगा? माइनस का साइन. तो आंसर आएगा हमारा एपीएस -0.5. ठीक है. तो दैट मीन्स कि एपीएस नेगेटिव हो सकती है. व्हेन विल इट बी नेगेटिव? जहाँ पर हमारी डिस सेविंग्स हैं, जहाँ पर हमारा पुरानी सेविंग को यूज़ कर रहे हैं, तो एट ड्यूरिंग दैट टाइम हमारी एपीएस कैन बी नेगेटिव. और जब नेगेटिव आएगी तो इसका वैल्यू हमेशा ही 1 से लेस होगा, क्योंकि हमारी न्यूमरेटर एस की वैल्यू ही इनकम से कम होती है, तो 1 से लेस हमारा कोएफिशिएंट आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद है लास्ट थिंग है कि जब हमारी इनकम ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है, या हमारी इन अदर वर्ड्स कंजम्पशन थोड़ी रिड्यूस करते हैं हम लोग एज कम्पेयर टू इनकम, तो ड्यूरिंग दिस पार्ट आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट एपीएस विल बी पॉजिटिव. क्योंकि इस पूरे पॉइंट पे ये, जैसे ये देखो ये लिखा है 25 ओवर 150, जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा. 50 डिवाइडेड बाई 200, जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा. ये 75 ओवर 250, पॉजिटिव आंसर. ड्यूरिंग ऑल दिस पार्ट, ये सारा पार्ट ये शो कर रहा है ये वाला पॉजिटिव पार्ट, तो यहाँ पर एपीएस पॉजिटिव होगी. ठीक है. एंड एपीएस राइजेज विद इंक्रीज इन इनकम. इसका मतलब है कि जैसे जैसे अवर इनकम इंक्रीजेज, वी ऑल पीपल ऑल्सो ट्राई टू इंक्रीज अवर सेविंग. पूरी कोशिश करते हैं ज़्यादा सेव करें. ठीक. बट कब करते हैं? जब हमारी इनकम भी इंक्रीज हो रही हो.
सो 3-4 प्रॉपर्टीज क्या बन गई कि जो एपीएस है that can never be equal to 1 or can never be greater than 1. एक तो ये हो गया. सेकेंड हो गया एपीएस जीरो हो सकती है when our break even point है, when saving is zero then APS will also be equal to zero. उसके बाद एक और प्रॉपर्टी, APS can be negative when our savings are in negative, तो at that time APS will also be negative. And last point, when our income increases saving also increases, so during all that time our APS will also be positive. सिंपल वर्ड्स में सेविंग फंक्शन के पॉजिटिव पार्ट में एपीएस पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव पार्ट में एपीएस नेगेटिव रहेगी और ये जीरो वाले पार्ट में एपीएस जीरो रहेगी. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस. नेक्स्ट इज, लेट मी चेक द टाइम, ओनली 3 मिनट्स है. एक क्वेश्चन कर लेते हैं एपीएस का. प्लीज राइट क्विकली बिकॉज अगला कॉन्सेप्ट नहीं पूरा हो पाएगा. राइट वन न्यूमेरिकल क्विकली. कैलकुलेट एपीएस, कैलकुलेट एपीएस और हमें दिया हुआ है इनकम कॉलम. प्लीज मेक 2 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम है इनकम, वैल्यूज आर 100, 400 एंड 1000. 100, 400, 1000. एंड कंजम्पशन कॉलम, सेकेंड कॉलम कंजम्पशन, इट्स वैल्यूज आर 60, 60, 60, 120, 240. Values of consumption column are 60, 120, 240. I am repeating quickly. Income का column है 100, 400, 1000 और C consumption का column है 60, 120, 240. Quickly find out APS. अब कैसे निकालेंगे? पहले तो APS के लिए क्या चाहिए? फॉर्मूला क्या है? S over Y. तो Y का कॉलम तो है हमारे पास, बट वी डोंट हैव कॉलम ऑफ S. तो फर्स्टली फाइंड कॉलम ऑफ S. Which formula can we apply? S is equal to Y minus C. यही बनेगा ना. इनकम में से खर्च को निकाल दो तो सेविंग का कॉलम आ जाएगा. Y minus C करके मेक द कॉलम S. ठीक है, फिर वो जो S आएगा फिर उसके नेक्स्ट कॉलम बनेगा APS. देन यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला S डिवाइडेड बाय Y. फाइंड आउट क्विकली एंड टेल मी द वैल्यूज बिफोर द एंड ऑफ दिस मीटिंग. Anyone can tell? Anyone who has calculated? First is 0.5, second 0.4, is 0.7, First value and 4, third is 0.7, शाबाश, ठीक है. And last 0.76. 76. 0.6. 76. ओके, चेक कर लीजिए. 0.4, 0.7, लास्ट है 0.76. पूरा करना है तो 0.4, 0.7, लास्ट वैल्यू 0.76. सो व्हाट इज द जनरल ऑब्जर्वेशन? एपीएस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है. ठीक है, क्यों इंक्रीज कर रही है? बिकॉज अवर इनकम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ठीक, तो नॉर्मली फिर फीचर क्या हो गया? एपीएस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम. ठीक है, सो विद दिस वी कंक्लूड अवर टॉपिक फॉर द डे. Time is almost over. So today you have to please revise all these things and please do practice of table and diagrams. और टेबल में 2 वैल्यूज आप याद कर लेना, कंजम्पशन और इनकम की. इन्वेस्टमेंट की भी याद कर लो 50, है ना, कल जो किया था. बस बाकी की सारी वैल्यूज अपने आप उसी की हेल्प से हमारा काम हो जाएगा. ठीक, विद दिस आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर. सुखजीत मैम, नाउ यू कैन एंड द मीटिंग. Okay, ma'am.